मैंने अपने जीवन में कोई एग्ज़ाम एक बार में क्लियर नहीं किया। जब 10वीं ही 2 बार में क्लियर हो रहा है, तो किसी परीक्षा को मैं एक बार में क्लियर कैसे कर पाता? चूँकि मेरी प्राथमिकता सरकारी नौकरी पाना था, मैंने लोक सेवा की तैयारी शुरू करने का मानस बनाया था। अगस्त 2021 में मैं पहली बार जीवन में दिल्ली आता हूँ यूपीएससी का इंटरव्यू देने। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट के दिन मेरा जो है 39 मार्क्स से जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। 2020 के अटेम्प्ट में इंटरव्यू देना और फिर 2021 में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाना मेरे लिए जो है एक दिल तोड़ने वाला पल था। लेकिन मेरे जीवन में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वरलाल गुर्जर है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव भामरों का बाड़िया ज्ञानगढ़ से संबंध रखता हूं। 9वीं क्लास तक जो है जीवन एकदम सही चल रहा था। गांव में तालाबों में नहाना, गाय भैंस चराना, भेड़ बकरी का काम करना, मैं दादा दादी के साथ रहता था। तो जैसे वहाँ के हज़ारों बच्चों का बचपन गुजरता है, एकदम साधारण बचपन, उस तरह का मेरा बचपन भी गुजरा था। लेकिन मैं जहाँ से आता हूँ, वहाँ शिक्षा का परिवेश वैसा नहीं है। आप इस बात से समझ पाएँगे कि मैं अपने घर का एकमात्र 10वीं पास और सबसे पहले 12वीं पास करने वाला और ग्रेजुएट बंदा था और पूरे गाँव में सरकारी सेवा में चयनित होने वाला पहला व्यक्ति था। लेकिन मेरे जीवन में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है, जून 2011 में जो है 10वीं क्लास का रिज़ल्ट आता है और मैं 10वीं क्लास पास नहीं कर पाता हूँ। सप्लीमेंट्री आती है गणित और विज्ञान में और उसके 1 महीने बाद गणित और विज्ञान के वापस मेरे पेपर होते हैं। लेकिन जो है बेसिक बहुत कमज़ोर होने की वजह से और विद्यालय स्तर की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाने की वजह से मैं 10वीं क्लास में फ़ेल हो जाता हूँ। 10वीं क्लास में फ़ेल होना मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद जो है मैंने अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदली। 10वीं क्लास में फ़ेल होने के बाद मैं जो है पढ़ाई छोड़ने का पूरा मानस बना चुका था। लेकिन हमारे एक पीटीआई जी सर थे राम नारायण जी और हमारे एक रिश्तेदार हैं नाथूलाल जी ट्यारे साहब। उन दोनों के समझाने से और सहयोग से मैंने 10वीं क्लास में फिर से एडमिशन लिया और मैं नहीं चाहता था कि जो है मैं पढ़ाई छोड़कर, जैसे मेरे पिताजी सूरत और गुजरात में किराना की दुकान करते थे, तो उनका भी कहना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो काम तो जीवन में कभी भी किया ही जा सकता है। कम से कम तुम जो है अपनी स्कूल स्तर की पढ़ाई जो है पूरी करो। तो उन सब के सहयोग से और मेरे साथ एक सौभाग्य की बात ये रही कि मेरे माता-पिता ने जो है कभी 10वीं क्लास में फ़ेल होने को लेकर मुझे कोसा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जीवन में तुम जो है 10वीं में फ़ेल हो गए तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे या तुम्हारा जीवन में आगे कुछ नहीं हो सकता। इस वजह से जो है मेरे अंदर शायद ये मोटिवेशन आ पाया। मुझे आज भी याद है अगस्त 2011 में जब मेरा फिर से 10वीं क्लास में एडमिशन हुआ और मैं नई पुरानी कुछ किताबें लेके जब क्लास में एंटर हो रहा था, उस दौरान मैंने ये महसूस किया कि पूरी क्लास जो है वो मुझे देख रही है और जो सर है वो भी रुक के देख रहे हैं कि इतना लेट जो है कौन बच्चा एडमिशन लेके आया है। जीवन में कभी-कभी कुछ क्षण कुछ पल ऐसे आते हैं जो आपकी याददाश्त में धँस जाते हैं। 10वीं क्लास में फिर से एडमिशन हुआ, मैंने अपनी पढ़ाई जो है जारी रखी। धीरे-धीरे मैं जो है पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पंक्ति में जो है शामिल होने लगा। सौभाग्य से 10वीं के बाद मुझे कुछ दोस्त जो है अच्छे मिले, जो क्लास के टॉपर थे, मैंने उनको दोस्त बनाया। अपनी हैंडराइटिंग, अपनी भाषा, अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैथ, साइंस जो भी कमज़ोर था, उनके ऊपर धीरे-धीरे काम करना शुरू किया। और मैं 12वीं क्लास तक आते-आते एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के रूप में आ चुका था। जैसे ही मैंने 12th पास किया, संयोग से हमारे गाँव में एक प्राइमरी टीचर के रूप में सेलेक्ट होके महावीर जी सर आए थे, जो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में एज़ ए प्राइमरी टीचर के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि 12वीं के बाद बीएसटीसी का एक एग्ज़ाम होता है, यदि आप बीएसटीसी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो जो है आप राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। मेरा कोई इतना बड़ा सपना नहीं था, आईएएस, आरएएस के बारे में उस समय तक सुन भी नहीं रखा था, अवेयरनेस भी नहीं थी। तो मेरा ये था कि चलो कम से कम एक जॉब लग जाएगी, सरकारी सेवा में चयनित होना ही उस समय का सबसे बड़ा लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था और उसके लिए सबसे सही रास्ता जो है महावीर जी सर ने बताया कि बीएसटीसी करो, 3rd ग्रेड टीचर के रूप में चयनित हो जाओगे। तो सर ने मुझे बीएसटीसी करने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान में बीएसटीसी एग्ज़ाम जो है वो बीएड की तरह ही एक डिग्री डिप्लोमा होता है, जिसके माध्यम से आप राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में या 3rd ग्रेड टीचर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। चूँकि मैं अपने परिवार से पहला पढ़ने वाला व्यक्ति था, तो मुझे सबसे पहले जो है कोई सरकारी जॉब चाहिए थी, तो मैंने बीएसटीसी के थ्रू 3rd ग्रेड टीचर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया था और मुझे जयपुर में एक कॉलेज अलॉट हुई थी, जहाँ मैं डीएलएड जो बीएसटीसी है, वो करने जयपुर आया था। जयपुर बीएसटीसी करने के दौरान ही चूँकि मेरी प्राथमिकता सरकारी नौकरी पाना था, तो मैंने वन रक्षक, जेल प्रहरी, कांस्टेबल, पटवारी, आर्मी की भर्ती देखना,
ये सारी जो है भर्तियों में मैंने फ़ॉर्म भरे, उनके लिए प्रयास किया क्योंकि यदि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो मैं जो है आगे की अपनी तैयारी भी जारी नहीं रख पाऊँगा, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी आने वाली थी। तो मैंने इन सारे एग्ज़ाम में फ़ॉर्म फिल अप किए थे और मैं सब में जो है शुरुआत में फ़ेल हुआ था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई एग्ज़ाम एक बार में क्लियर नहीं किया। जब 10वीं ही 2 बार में क्लियर हो रहा है, तो किसी परीक्षा को मैं एक बार में क्लियर कैसे कर पाता था और उतना स्तर और ना कोई कोचिंग लेने का जो है आर्थिक संबल भी मेरे पास था। तो मैंने वन रक्षक का एग्ज़ाम दिया, उसमें फ़ेल हुआ, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम दिया, उसमें फ़ेल हुआ, कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, उसमें फ़ेल हुआ, पटवारी का एग्ज़ाम दिया, उसमें फ़ेल हुआ और इसके अलावा जितनी भी भर्तियाँ वहाँ जो निकलती थी, उसमें मैं फ़ॉर्म फिल अप करता था क्योंकि मुझे एक जॉब की दरकार थी और जॉब के बिना मैं अपनी जो तैयारी है उसे जारी नहीं रख पाता था। इसके बाद 2018 फरवरी 2018 में मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया, जिसके माध्यम से राजस्थान में प्राइमरी टीचर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं और उस एग्ज़ाम के थ्रू मेरा राजस्थान में 542वीं रैंक आई थी और मैं 3rd ग्रेड टीचर के रूप में सेलेक्ट हो पाया। ये मेरी पहली जॉब थी, 10वीं फेल होने के बाद प्राइमरी टीचर के रूप में सेलेक्ट होना, ये मुझे उस समय लग रहा था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं इस जॉब को लेकर परिवार वाले भी खुश थे, मैं भी खुश था। तो मुझे लग रहा था कि जीवन एकदम सेट है, प्राइमरी टीचर अपन बन चुके हैं और प्राइमरी टीचर बनते ही जैसे राजस्थान में कल्चर है कि नौकरी लगते ही आपकी शादी हो जाती है। तो 2018-19 में मेरी शादी भी हो चुकी थी। यहाँ तक मैं जो है जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट था कि चलो नौकरी मिल चुकी है, शादी हो गई है। लेकिन उसी दौरान होता ये है कि हमारे वहाँ नज़दीकी गाँव से महेंद्र पाल जी आईएएस के रूप में सेलेक्ट होते हैं, हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और जब उनका सम्मान समारोह हुआ और सम्मेलन हुआ और मैं उनसे मिलने जब गया, तो मैंने उनसे कहा कि क्या सर मैं जो है टीचर हूँ और मैं यूपीएससी कर सकता हूँ। क्योंकि तब तक यूपीएससी को लेकर जो है मेरे मन में बहुत सारे मिथक और अपने आप को ही लेके बहुत सारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थे। जैसे मैं मानता था कि यूपीएससी करने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए होने चाहिए या आपने आईआईटी या डीयू, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों से पढ़ाई वगैरह की है। तो इन सब की वजह से मैं ये मानता था कि मैं यूपीएससी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने उनसे बात की महेंद्र पाल जी से, तो उन्होंने कहा कि जो है तुम यूपीएससी कर सकते हो और तुम्हें यूपीएससी करना चाहिए क्योंकि जितना माहौल बाहर बना हुआ है यूपीएससी को लेकर, ये उतना कठिन एग्ज़ाम है नहीं। और उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया था जो मुझे जीवन भर याद रहता है। उन्होंने कहा था कि हुक्मरानों ने फरमाया है कि नारों से बदलता है ज़माना, सियासतदां कहते हैं कि सियासतें बदले तो बदलता है ज़माना, लेकिन मिजाज जहाँ बदलने को इतना कुछ काफ़ी नहीं होता, बदलने वाला खुद बदले तो बदलता है ज़माना। तो उनके ये शेर जो था वो ये कहना चाह रहे थे मुझे कि आप यदि बदलने के लिए तैयार हैं, यदि सीखने के लिए तैयार हैं, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए तैयार हैं, अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, तो यूपीएससी कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। हालाँकि उस बातचीत के दौरान जो है आपको मोटिवेशन तो मुझे बहुत मिला था, लेकिन आपके अंदर पता ही होता है, आपको अपनी हैसियत पता ही होती है कि आप कैसे कर पाएँगे। आप 10वीं फ़ेल हो रखे हैं, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने ये सब बातें उनके सामने रखी। तो उन्होंने मुझे बताया कि 10वीं फ़ेल होने के बाद भी लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और तुम्हारे अभावों से बड़े अभाव में और चुनौतियों से बड़ी चुनौतियों में भी लोग जो हैं जीतते हैं, अचीव करते हैं, तो तुम कम से कम प्रयास तो करो उसके लिए। महेंद्र पाल जी से मिलने के बाद मैंने लोक सेवा की तैयारी शुरू करने का मानस बनाया था। हालाँकि उस समय भी हिम्मत नहीं हुई थी कि अपन सीधा यूपीएससी की तैयारी करें, तो मैंने सबसे पहले आरएस या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के बारे में सोचा था। क्योंकि मेरी तब तक जो है रीट में मैं सेलेक्ट तो हो चुका था 3rd ग्रेड टीचर के रूप में, लेकिन जॉइनिंग नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा कि आप जयपुर जाकर आरएस की तैयारी कीजिए। मैं जयपुर गया और चूँकि उससे पहले आरएस प्रीलिम्स पास व्यक्ति को भी मैंने कभी नहीं देखा था या उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं था हमारे वहाँ, किसी ने आरएस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर रखी थी। तो 5 अगस्त 2018 को आरएस प्री होता है, मेरा प्रीलिम्स जो है क्लियर हो जाता है और मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट करने लगा था कि मेरा आरएस प्री हो गया और कहीं न कहीं मेरा एटीट्यूड भी उस तरह से हो गया था, तो मैं दोस्तों को बताता था कि आपको आरएस प्री के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आरएस की तैयारी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताने लगा था। इस चक्कर में ये हुआ कि मैंने अपनी आरएस मेंस एग्ज़ाम की तैयारी उतनी अच्छे से नहीं की थी और मैं बहुत स्वप्नशील इंसान था, तो तैयारी के दौरान सोचता था कि अपना प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो हो सकता है कि मैं जो है बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाऊँ और क्या पता मेरी अगर 10वीं रैंक या टॉप 10 में यदि मैं आता हूँ और मीडिया वाले घर पे आएँगे तो उनको क्या कहानी बताऊँगा, किस तरह से बातें करूँगा, तो इन सब को लेकर मतलब उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, सपने बहुत देखता था और मेहनत बहुत कम की।
और जहाँ मैं टॉप 10 में आने की बातें सोचता था, वहीं आरएस मेंस 2018 में 40 नंबरों से मेरा इंटरव्यू कॉल होने से भी रुक गया। तब तक मेरी जॉइनिंग आ चुकी थी और मैं प्राइमरी टीचर के रूप में मैंने जॉइन कर लिया था, क्योंकि मैं परिवार का एकमात्र कमाने वाला अकेला व्यक्ति भी था, तो मैं कंटिन्यू जयपुर रह के अपनी तैयारी को जारी नहीं रख सकता था। तो मैंने जॉइनिंग के साथ ही थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू किया था और उसी दौरान जो है कोविड आ चुका था, जिसमें थोड़ा मुझे समय मिल गया और मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार यूपीएससी थोड़ा शिद्दत के साथ जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी करके दिया जाए। और मैंने यूपीएससी सीएसई 2020 का जो है प्रीलिम्स दिया। मुझे आज भी याद है कि 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है। मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक्सीडेंटली या संयोग से ही मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो चुका था। तो यूपीएससी सीएसई 2020 का मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और मेरे पास केवल 90 दिन होते हैं। जनवरी 2021 में मेंस होने वाला होता है और ये मेरा पहला यूपीएससी का मेंस था। मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि अपना प्री क्लियर होगा, तो ऑप्शनल की उतनी प्रिपरेशन मैंने कर नहीं रखी थी, केवल फॉर्म में फिलअप कर रखा था। तो मुझे उन 90 दिनों में अपना ऑप्शनल भी पढ़ना था, जीएस भी पढ़ना था और इंग्लिश कंपल्सरी का एक पेपर होता है जिसे क्वालिफ़ाई करना होता है आपको, तो वो भी तैयारी करनी थी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि हर साल 10% बच्चे जो है उस पेपर में फ़ेल हो जाते थे। तो वो भी एक डर था और साथ में जो है जॉब भी चल रही थी, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैंने परिवार की तरफ से भी वाइफ़ ने थोड़ा सपोर्ट किया था कि आप जो है मेंस लिख रहे हैं यूपीएससी का, तो ये बहुत बड़ा अवसर था। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता था कि ये मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण है कि मैं यूपीएससी का मेंस लिख रहा हूँ, जो मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था पहले। तो मैंने उन 90 दिनों में बहुत जम के तैयारी की थी। मैं 7-8 घंटे जो है ऑप्शनल पढ़ता था, 2-3 घंटे जीएस की प्रिपरेशन करता था। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ किसी की नहीं लिखी, क्योंकि यदि मैं टेस्ट सीरीज़ लिखता तो मैं ऑप्शनल को प्रिपेयर नहीं कर पाता, इंग्लिश के पेपर को प्रिपेयर नहीं कर पाता। लेकिन बहुत इंटेंसिटी के साथ मन लगाकर मैंने प्री और मेंस के बीच में पढ़ाई की। और 7 जनवरी को शायद जो है यूपीएससी का मेरा मेंस का एग्ज़ाम था। उससे 1 दिन पहले मैं चूँकि डायरी लिखता था और मैंने डायरी में लिखा भी था कि इन 90 दिनों के दौरान जो तुमने पढ़ाई की है, वो मतलब क्या शानदार पढ़ाई की है, एक योद्धा की तरह तुम पढ़े हो, किसी बात का तुम्हें मलाल नहीं होना चाहिए और शायद तुम अपने आस-पास के क्षेत्र से पहले व्यक्ति हो जो यूपीएससी का मेंस लिखने जा रहे हैं। इस तरह से अपनी थोड़ी पीठ थपथपाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और मैंने ये सोचा कि मेंस के पेपर में एक भी सवाल मुझे छोड़ना नहीं है। तो मैंने जीएस, हिंदी साहित्य और ऐसे वगैरह किसी चीज़ को जो है छोड़ा नहीं और पूरी इंटेंसिटी के साथ मेंस लिखा। और संयोग देखिए कि पहले ही मेंस में मेरा जो है इंटरव्यू कॉल हो जाता है और जो है अगस्त 2021 में मैं पहली बार जीवन में दिल्ली आता हूँ यूपीएससी का इंटरव्यू देने। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया और पहली बार मैं जो है यूपीएससी भवन में जब इंटर हो रहा था धौलपुर हाउस में, तो मैंने उस एक-एक क्षण को बहुत अच्छे से महसूस किया और मैं ये सोचता था कि क्या पता जीवन में शायद ऐसा अवसर कभी आए ही नहीं कि हमें यूपीएससी का इंटरव्यू देने का मौका मिले। तो मैंने बहुत अच्छे से मन लगाकर इंटरव्यू की भी तैयारी की और उस पल को बहुत अच्छे से जिया। और चूँकि मैं कहता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो और कॉन्फिडेंस में बहुत जल्दी बदल जाता है, तो उस दौरान मैं बच्चों को ज्ञान बाँटना या जो भी साथी तैयारी कर रहे थे उनको कहना कि यूपीएससी को निकालते कैसे हैं, यूपीएससी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी के लिए ऐसे ही लोगों ने माहौल बना रखा है कि बहुत कठिन एग्ज़ाम है, भारत का सबसे कठिन एग्ज़ाम है, जबकि मुझे तो बहुत सरल लग रहा था। तो मैंने इस तरह की चीज़ें अपने दोस्तों के साथ जो है उनको बताया, उनसे शेयर की। इस उम्मीद में कि शायद मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि इतने सारे सहयोग हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि फाइनली मेरा सिलेक्शन तो होना तय है और ये मानसिक स्तर पे मैं मान भी चुका था कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट के दिन मेरा जो है 39 मार्क्स से जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। और उसके जस्ट 10-15 दिन बाद ही यूपीएससी सीएसई 2021 का प्रीलिम्स होने वाला है। तो उस स्थिति में अपने आप को सँभाल पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि कहाँ मेरी उम्मीदें ये थी कि मैं शायद हिंदी मीडियम का टॉपर बन जाऊँ और कहाँ जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन भी नहीं होता है 39 नंबरों से। और फिर चूँकि मेरे अंदर एक भाव ये भी आ चुका है कि लोगों ने ऐसे ही यूपीएससी का माहौल बना रखा है कि ये बहुत कठिन एग्ज़ाम है। ये तो इतना सरल एग्ज़ाम लगा मुझे कि पहला ही मेंस लिखा, इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू में हालाँकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनली, लेकिन मुझे चीज़ें ईज़ी लग रही थी, तो मुझे लगा कि यदि एक बार मुझे वापस मेंस लिखने का मौका मिले, तो मैं पक्का जो है निश्चित रूप से यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाऊँगा। और इस डर के साथ कि बस एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, डरते-डरते मैं यूपीएससी 2021 का प्री देने गया। और चूँकि जैसे कहते हैं कि लोक सेवा की तैयारी जो है वो रस्सी पे चलने की तरह है, यदि आप नीचे देखते हैं तो डरने लग जाते हैं और जब आप डर जाते हैं तब यूपीएससी की किसी भी स्टेज में जो है आप सफल नहीं हो पाते हैं। मेरे साथ यही हुआ, मैं प्रीलिम्स में डर गया, इस वजह से मैं 0.6 नंबरों से यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया।
2020 के अटेम्प्ट में इंटरव्यू देना और फिर 2021 में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाना मेरे लिए जो है एक दिल तोड़ने वाला पल था, क्योंकि कहाँ मैं सपने देख रहा था और कहाँ मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। कहाँ मैं दोस्तों को ये बता रहा है कि प्री में तुक्के कैसे लगाने हैं, प्रीलिम्स क्लियर कैसे करना है, कहाँ मेरा ही प्रीलिम्स जो है क्लियर नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में देखेंगे तो 2019 के बाद से लोक सेवा की जो मेरी तैयारी थी वो 4-5 सालों में घूम के वापस वहीं उसी जगह आ गई जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मैं वापस प्राइमरी टीचर था, स्कूल जा रहा था, घर की ज़िम्मेदारियाँ थी और पिताजी को भी सूरत और गुजरात से जो है घर बुला लिया था कि अब मैं सारा चीज़ें मैनेज कर लूँगा। और यही समय था जब मुझे एक बेटी का पिता बनने का सौभाग्य भी मिल गया था। तो जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा था वैसे-वैसे लोक सेवा या यूपीएससी का जो मेरा सपना था, उसकी उम्मीदें भी कम होती जा रही थी और मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन यूपीएससी के साथ दिक्कत ये है कि जब आप एक बार उसके टच में आ जाते हैं, तो फिर जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक उसका मोह छूटता नहीं है, या जब तक अटेम्प्ट बचे हुए होते हैं तब तक आपका जो है उससे लगाव रहता है कि कम से कम एक अटेम्प्ट और देना चाहिए। और मेरे साथ ये था कि जो विद्यार्थी मेरे साथ 2020 में एस्पिरेंट या मेरे दोस्त जो है इंटरव्यू दे रहे थे मेरे साथ, उनमें से बहुत सारे आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। तो मुझे लगा कि काश मेरा भी प्रीलिम्स हो गया होता, तो मैं इस साल 2021 में सेलेक्ट हो जाता। इसी के साथ मैंने जो है यूपीएससी 2022 का एग्ज़ाम देने का निश्चित किया और मैंने उस साल 2022 में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली थी, उसमें फ़ॉर्म भरा था। आरएस का भर्ती आई थी तो उसमें फ़ॉर्म भरा था और यूपीएससी सीईसी 2022 का फिर से फ़ॉर्म भरा था, क्योंकि मुझे कम से कम जो है ऑफ़िसर तो बनना ही था, ये मैं ठान चुका था। और फिर मैं सबसे पहले राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देता हूँ, वो होता है। फिर आरएस 2021 का प्री होता है, मेंस लिखता हूँ और बहुत अच्छे से इस बार परिपक्व तरीके से तैयारी करता हूँ। किसी को बताता नहीं हूँ कि मेरा प्रीलिम्स हो गया है, मैं मेंस लिख रहा हूँ। और मेंस होने के बाद आरएस का मेंस होने के बाद मैंने यूपीएससी 2022 के प्री की तैयारी की, जम के तैयारी की, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि शुरुआत में मेरा सहयोग से प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर होता है, 22 में मैं मेंस लिखता हूँ, मेंस क्लियर होता है और इंटरव्यू जब देने जाता हूँ, तो उसके बारे में भी किसी को बताया नहीं था और मैंने डिटैचमेंट के भाव से तैयारी की थी कि ये अपना लास्ट प्रयास है, इसके बाद जो होगा वो मंजूर है, लेकिन इसमें अपना सब कुछ झोंक देते हैं। फिर जैसे महात्मा गांधी भी बताते हैं कि आपके प्रयास बहुत शिद्दत से होते हैं, तो परिणाम महत्वहीन हो जाते हैं और यही मेरे साथ हुआ कि 2022 के साल में ये अवसर आया कि मेरे पास सब इंस्पेक्टर का भी इंटरव्यू कॉल लेटर था, आरएस में भी इंटरव्यू कॉल लेटर था और यूपीएससी में भी इंटरव्यू कॉल लेटर था। यदि मेरा यूपीएससी में नहीं होता तो आरएस में होता और आरएस में नहीं होता तो सब इंस्पेक्टर के रूप में तो चयन होता ही होता। फिर आता है रिजल्ट का दिन, मई 2023 में मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन होता है और मुझे आईआरएस आईटी सेवा अलॉट होती है। इसके साथ ही राजस्थान आरएस 2021 की भर्ती में मेरा राजस्थान में 22वीं रैंक आती है और मुझे एसडीएम के रूप में जो है सिलेक्शन होता है और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी मेरा चयन होता है। तो यूपीएससी का जब रिजल्ट आया और मैंने जब घर पे बताया, तो मैंने अपने माता-पिता, अपनी वाइफ के या जो महेंद्र पाल जी जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, उनकी आवाज़ में, उनके चेहरे पे जो संतोष था, या जो मेरे जो यात्रा थी, मेरे दोस्त जो थे जिन्होंने मुझे बहुत नज़दीक से देखा इस पूरे सफ़र को, उनके चेहरे पे भी एक संतोष का भाव था कि कहाँ एक 10वीं फेल विद्यार्थी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ बच्चा था मैं, फिर मैं प्राइमरी टीचर के रूप में सेलेक्ट होता हूँ और कहाँ जो है आईआरएस के रूप में या आरएस के रूप में जो है मेरा चयन होता है। मेरी इस कहानी बताने के पीछे जो मेरा मकसद है, वो ये है कि मैं जब मुड़ के देखता हूँ 4-5 सालों की अपनी यात्रा, तो मैं ये पाता हूँ कि कहाँ मैं एक 10वीं फेल विद्यार्थी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ विद्यार्थी था और कैसे मैंने अपनी कमज़ोरियों को धीरे-धीरे सुधारा और एक-एक करके जो है मैंने ये सफलताएँ अर्जित की। तो मेरा यही मानना है कि इस लोक सेवा की तैयारी के दौरान यदि आप इसे अपने व्यक्तित्व विकास के रूप में देखते हैं, यदि आप अपनी कमज़ोरियों को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से जो है सीख भी पाएँगे और इसे एन्जॉय भी कर पाएँगे और सफल भी हो पाएँगे। मेरी इस पूरी यात्रा को मैं अपनी कविता की इन 4 पंक्तियों से भी बताना चाहूँगा कि सोचा तो ये भी था कि तिनके बटोरने की जुगत में ज़िंदगी ज़ाया न करेंगे, भूल जाएँगे उन खताओं को जो कभी की ही नहीं थी उन्होंने, माफ़ करेंगे उनको भी जिनके जुर्म ने थे कुछ, 2 बातों का गम वहाँ भी रखेंगे, लोग जहाँ सब्र के बाँध तोड़ देते हैं। सोचा तो ये भी था कि इतना आसान नहीं होगा ये सब कुछ। साथ ही साथ मैं जोश टॉक को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ मैं अपनी कहानी आप सबके साथ साझा कर पाऊँ। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।